तुम्हारे डायनेमिक्स का ही एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिससे जेईई मेंस हर साल क्वेश्चन पूछता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो उन्हीं में से हम एक कंसेप्ट को लेकर आए हैं जिसे कहते हैं रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल जिस तरीके से हम कंबाइंड मोशन जैसे रोलिंग का डायनेमिक्स पढ़ें उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए इसको समझते हैं। पहले बेसिक चीजें कि इस पे हमें निकालना होगा इसका एक्सेलरेशन, इसका ये। तो यहाँ पे सबसे पहले मान के चलना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगेगा mg साइन थीटा नीचे लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा बेटा mg कॉस थीटा इधर लग जाएगा, पीछे क्या लग जाएगा ऊपर लग जाएगा नॉर्मल। और क्या लगेगा बच्चों सोचो। अब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहते हैं, इसका ए सेंटर ऑफ मास किधर है नीचे। तो अगर इसको प्योर रोलिंग करना है सफिशिएंट फ्रिक्शन पर प्योर रोलिंग तो ऐसे घूमना पड़ेगा। अब ऐसे घूमने के लिए इसको टॉर्क कौन दे सकता है बेटा, फ्रिक्शन ही दे सकता है। तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। और ये बात याद रखना है कि जब भी रोलिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन कैसा होगा बेटा, हमेशा स्टैटिक होगा। हमेशा कैसा होगा, स्टैटिक होगा। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितने फ्रिक्शन थे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो कैसा होगा बेटा, फ्रिक्शन जो होगा हमेशा स्टैटिक होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन है मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, मतलब रोलिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अभी यहाँ पे देख लिया जाए इक्वेशन अगर लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, mg साइन थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू ए। अब ये गोला है, अब ये गोला कुछ भी हो सकता है, तो गोला के लिए हम जनरल क्या लिख लेंगे, के एम आर स्क्वायर। क्या लिख लूंगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख रहा हूं इस गोले का, के एम आर स्क्वायर। मैंने बताया है कि रिंग के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगी 1, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के हो जाएगी लिए हाफ, सॉलिड स्फीयर के लिए हो जाएगी 2/5 एंड हॉलो स्फीयर के लिए हो जाएगी 2/3। तो आ जाइए mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा बेटा, अच्छा एक तो और इक्वेशन है a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अभी तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क वाला इक्वेशन होगा। कौन टॉर्क लगा रहा है, फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इंटू आर इज इक्वल टू के एम आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। तो एक आर यहाँ से कट गया, एक आर यहाँ से कट गया। एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, के एम ए। अब ये वाली वैल्यू 3 को वहां पुट कर दूं क्या 1 में, 3 को यहाँ पे 2 में पुट कर सकता हूं मैं। तो mg साइन थीटा माइनस के एम ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m इंटू ए सेंटर ऑफ मास। तो ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कैपिटल एम ही तो ये कैपिटल एम कट गया हमारा। ठीक है, तो ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ गया, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के। के याद रखना है, के यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं है। अगर उस फॉर्म में लिखना है तो आई बाई एम आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। आई की जगह पे और क्या लिख सकते हो बेटा, ए सेंटर ऑफ मास को जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। बहुत सारे बुक में ये लिखा रहता है। ठीक है, तो डरना नहीं है, सेम चीज है दोनों। मैं अक्सर के की तरह इस्तेमाल करता हूँ, के को डायरेक्टली के लिखता हूँ। बहुत जगह पे लिखा है, इससे पहले भी लिखते आया हूँ, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो ए सेंटर ऑफ मास तो आ गया हमारा, है कि नहीं बच्चों, ए सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया। अब इसके बाद एक और चीज है, फ्रिक्शन अगर देखना है तो फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रिक्शन जो आ जाएगा वो हो जाएगा फ्रिक्शन इज के एम ए सेंटर ऑफ मास। तो फ्रिक्शन आ जाएगा के इंटू एम इंटू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, है कि नहीं। अब ये के ऊपर भी के नीचे भी तो हमें जज करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को कैसे लिखा जाए, एम जी साइन थीटा, अब इधर डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाय के। हमारे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला आ गया। अब अगर एक चीज देखो कि के अगर बढ़ाएंगे तो ए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है कि नहीं। के अगर बढ़ेगा तो ए की वैल्यू घट जाएगी, और यहाँ पे के की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेफिनेट है, फ्रिक्शन घटेगा तभी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, या फ्रिक्शन बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात। अब यहां से कुछ चीजें हम कर सकते हैं, कुछ चीजें हम डिफाइन करने वाले हैं कि अगर मान लिया जाए
कि इस चीज को यहां से छोड़ा जाए। किस चीज को, कितने चीजों को छोड़ा जाए, यहां से डिस्क को छोड़ा जाए, रिंग को छोड़ा जाए, तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर छोड़ा जाए, सॉलिड सिलेंडर तो रिंग डिस्क ही हो गया, सॉलिड स्फीयर छोड़ा जाए, हॉलो स्फीयर छोड़ा जाए। अब इनमें से सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, सबसे बॉटम पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, फिर आप बॉटम पे सबसे ज्यादा ओमेगा किसका होगा, बॉटम पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। इनका एक लिस्ट बनाए थे और इन सब से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है और ये सब कुछ इन दोनों में ही छुपा हुआ है और मेनली बोला जाए तो इसमें छुपा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज ही सबसे पहले देखा जाए इसका लिस्ट देखते हैं। ठीक, लिस्ट क्या है कि के का देखा जाए। के सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा, सबसे ज्यादा के किसका होगा, के सबसे ज्यादा रिंग का होगा। ठीक है, रिंग के बाद किसका होगा बेटा, रिंग है, डिस्क, डिस्क का होता है 1/2, रिंग का होता है 1, डिस्क का होता है 1/2, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 एंड हॉलो स्फीयर का होता है 2/3। तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा, के ऑफ हॉलो स्फीयर, एचएस से बता रहा। ठीक है, याद रखना बेटा। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, के ऑफ डिस्क हो जाएगा। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, के ऑफ सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। अब ये याद रखना, डिस्क का मतलब सॉलिड सिलेंडर भी, सॉलिड सिलेंडर भी, और रिंग का मतलब हॉलो सिलेंडर भी। याद रहेगा ना बच्चों, ये बात याद रखनी है। ठीक, अब इसके बाद के जिसका ज्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होगा, रिंग का होगा। ए का सबसे कम एक्सेलरेशन, रिंग का सबसे कम एक्सेलरेशन। फिर उससे बड़ा एक्सेलरेशन किसका होगा, हॉलो स्फीयर का। फिर उससे बड़ा एक्सेलरेशन किसका होगा, डिस्क का। फिर उससे बड़ा एक्सेलरेशन किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका हो गया, सॉलिड स्फीयर का। तो अगर मान लीजिए सबको साथ में छोड़ दिया जाए, एक्सेलरेशन, मैं साइड में लिखते भी जा रहा हूं। ये जो चार्ट अभी बनाऊंगा, ये जो मैं कंपैरिजन बनाऊंगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये बात, इस चीज को आप एकदम बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। अब अगर टाइम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, ऑब्वियसली सबसे जल्दी जो पहुंचेगा वो कौन होगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा टाइम कौन लेने वाला है, रिंग लेने वाला है। उसके बाद हॉलो स्फीयर लेने वाला है, फिर डिस्क लेने वाला है, फिर सबसे कम टाइम कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर। टाइम टेकन टू रीच बॉटम। अब ये बात याद रखना है कि इसमें हमने सबका डायमेंशन सेम लिया था, मतलब मास रेडियस सबका सेम लिया था और सबके सफिशिएंट फ्रिक्शन था। अच्छा, टाइम पता चल गया। इसके बाद वेलोसिटी की बात की जाए तो जिसका सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उसी का वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होने वाला है। मतलब सबसे कम वेलोसिटी किसका होगा, रिंग का होगा। सबसे कम होगा ना, रिंग की वेलोसिटी जो होगी वो सबसे कम होगी। वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर, फिर वेलोसिटी ऑफ डिस्क, फिर वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं सब लोग। अब ओमेगा की भी बात की जाए तो ओमेगा भी सेम केस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ हॉलो स्फीयर, सॉरी ओमेगा लिखा ना, फिर ओमेगा ऑफ डिस्क, फिर ओमेगा ऑफ सॉलिड स्फीयर। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी में क्या बोलूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसके लिए समझना पड़ेगा पीछे हमें यह। अभी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, 0 है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल तो सबका 0 है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कैसा लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे स्टैटिक, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो नहीं रही है। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू के फाइनल, और सारे केस में वर्क डन बाय mg कितना हो रहा है, mgh ही हो रहा है। यस और नो। तो सारे केसेस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, mgh ही होने वाली है। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी रिंग की इज इक्वल टू हॉलो स्फीयर की इज इक्वल टू डिस्क की इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर की फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, सोचते हैं अरे सर जिसका ओमेगा ज्यादा होगा उसी का, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो कम है।
तो इस तरीके से चीजें होती हैं कि वो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ पे 0 है, सिर्फ और सिर्फ mg वर्क डन कर रहा है, तो सारे केसेस में mg का वर्क डन क्या है, mgh के बराबर ही है, और इसके वजह से यहाँ पे सबका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा। इस लिस्ट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज बताई मैंने। एक एक करके अगर इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। समझ गए बच्चों बात? टाइम वगैरह भी निकाला जा सकता है, अगर एक्सेलरेशन पता है तो टाइम निकालने का क्या ही बड़ा बात है। टाइम इज इक्वल टू √2s/a डाल देंगे, बस डायरेक्टली टाइम निकल जाएगा। वेलोसिटी निकालना है, v² - u² इज इक्वल टू 2s लगा देंगे, सिंपल सी बात, बड़े आसानी से निकल जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई समस्या? आई थिंक ये समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन में कुछ चीजें हैं जो और मैं डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज को नीचे इंक्लाइन पे डाली गई, तो क्या हुआ बेटा, जब नीचे स्लाइड किया गया, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन डाउनवर्ड्स हुआ, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है कि नहीं? अगर नीचे की तरफ ये a और अल्फा ऐसे दिया गया, इसमें हर एक मोमेंट पे v और ओमेगा भी आएगा, है कि नहीं? और v और ओमेगा जो होगा, हर a इज इक्वल टू अल्फा आर तो होगा ही, साथ ही साथ v इज इक्वल टू ओमेगा आर भी होगा, साथ ही साथ हर एक मोमेंट पे, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन हर एक मोमेंट पे, तो फ्रिक्शन इसमें किधर लगता है बेटा, पीछे की तरफ लगता है। अभी एक सवाल आपके लिए कि जब इसको मैं ऊपर की तरफ रोल कराता हूं, v इसे देता हूं और ओमेगा ऐसे देके रोल करा के छोड़ता हूं, अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, क्या होगा इस केस में? अब ये सवाल है, सोचिए 1 मिनट के लिए। यहां पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, सफिशिएंट फ्रिक्शन है फॉर प्योर रोलिंग। तो इस केस में क्या होता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और वेलोसिटी घटेगी तो क्या होना चाहिए, ओमेगा भी घटना चाहिए। तो वेलोसिटी घटने के लिए तो चलो mg sin थीटा यहां पे दिख रहा है, पीछे की तरफ है, लेकिन ओमेगा क्या करना है बेटा, ओमेगा क्या होना चाहिए बताओ, ओमेगा घटना चाहिए। ओमेगा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इसका मतलब अल्फा कैसा आएगा, एक्सेलरेशन तो पीछे आ गया, एक्सेलरेशन मेरा और बड़ा बनाता हूं, रुको इसको पहले यहां पे बनाता हूं। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया और मुझे प्योर रोलिंग चाहिए, तो इसके लिए मुझे अल्फा कैसा चाहिए होगा, अल्फा ऐसा चाहिए होगा, और साथ ही साथ क्योंकि ओमेगा घटाना है इसलिए अल्फा पीछे चाहिए होगा, इस तरीके से चाहिए होगा, है कि नहीं? ए इधर लगेगा और अल्फा आर इधर लगेगा मेरा। तो इसके लिए मुझे फ्रिक्शन किधर चाहिए होगा, फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ ही चाहिए होगा। तो फ्रिक्शन कहां चाहिए, ऊपर की तरफ। तो जाए नीचे जाइए या ऊपर जाइए, फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा, ऊपर के तरफ ही लगने वाला है। हर एक कंडीशन में फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ही लगने वाला है। क्या समझ में आया बच्चों बात? हमेशा ये कंडीशन हमेशा याद रखना है कि रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन हो, डाउन द इंक्लाइन प्लेन हो या अप द इंक्लाइन प्लेन हो, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स टू अपवर्ड टू द इंक्लाइन प्लेन। अपवर्ड हमेशा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ हमेशा फ्रिक्शन लगता है। तो आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पे आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, ये बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है, एंड लेंथ 60 सेंटीमीटर। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग इट्स स्पीड अपॉन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बताना है। चलिए आ जाइए समझते हैं इसको। यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे छोड़ दिया गया है, तो सबसे पहली बात एक्सेलरेशन हमें पता है, सॉलिड सिलेंडर है तो एक्सेलरेशन हम क्या इस्तेमाल करेंगे, g sin थीटा अपॉन 1 + 1/2। k की वैल्यू 1/2 हो जाएगी ना, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा g इंटू साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, g/3 हो गया हमारा एक्सेलरेशन। कोई समस्या बच्चों, g/3 हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन अगर g/3 हो गया है तो 60 सेंटीमीटर उतरने के लिए वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात होगी, बिल्कुल नहीं। v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो u तो 0 है, तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू g/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60, तो 60/100। तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 3 2, तो वेलोसिटी v² कितना हो गया 4, तो v यहाँ 4, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया बच्चों? कितना आसान क्वेश्चन है, ये जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हमने एक्सेलरेशन अगर निकालना सीख लिया और एक्सेलरेशन का डेटा भी अगर याद भी कर लिया एक बार के लिए, तो हमारे लिए सारी चीजें आसान हो जाएंगी। वेलोसिटी निकालना, टाइम निकालना, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही बेसिक हो जाने वाली हैं। क्या समझ में आया बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक बोल रहे सर्कुलर डिस्क रीचेज द टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम पहुंचा ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ L। When it slips down the plane,
इट टेक्स t सेकंड। स्लिप डाउन द प्लेन मतलब नॉर्मली स्लिप किया है, एक्सेलरेशन क्या होगा g sin थीटा। व्हेन इट रोल्स डाउन द प्लेन देन इट्स एक्सेलरेशन टेक्स इतना। तो टाइम के बारे में अगर देखा जाए तो टाइम क्या होता है बेटा, अगर सेम डिस्टेंस चलना है, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, और ये मान लीजिए ये डिस्टेंस s है, और ये एक्सेलरेट कर रहा होगा कुछ से, तो यहां से यहां तक पहुंचने में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए डिटेल से एकदम फंडामेंटल से अगर लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो 0 है, तो t कितना आ जाएगा बेटा, 2s बाई ए का अंडर रूट आ जाएगा, है कि नहीं। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है, तो t1 बाई t2 क्या हो जाएगा, t1 बाई t2 जो हो जाएगा, हाँ t1 बाई t2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, t1 बाई t2 जो हो जाएगा अंडर रूट a2 बाई a1 होने वाला है। क्या होने वाला बच्चों, a2 बाई a1 होने वाला है। तो यहां से हम लोग कहानी लिखा जा सकता है, तो t1 मान लो t है और t2 निकालना है, इज इक्वल टू a2 कितना हो जाएगा बेटा, g साइन थीटा। अभी लिख लिया जाए a1 कितना हो जाएगा, g साइन थीटा होगा, और a2 कितना हो जाएगा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सर्कुलर डिस्क है तो 1/2 दैट इज 2 ये 3 हो जाएगा ऊपर में 2g साइन थीटा बाई 3। तो 2/3 का टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे g साइन थीटा आ जाएगा, g साइन थीटा इंटू 2/3 अपॉन a1 क्या हो जाएगा, g साइन थीटा। तो g साइन थीटा कट गया हमारा, तो t2 कितना हो जाएगा बेटा, उसको उधर लेके जाएंगे तो 3/2 रूट ऑफ t। तो ये कितना आ गया, t2 इज इक्वल टू 3/2 टू द पावर 1/2 इंटू टी। ये हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। समझ गए बच्चों बात। डायरेक्टली हमने क्या फॉर्मूला, नॉर्मल स्लिप करेगा तो जी साइन थीटा हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रोल करेगा तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के हो जाएगा। वही फैक्टर को बस लिखना था और हमारा क्वेश्चन आ गया। ये भी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। डायरेक्ट चीजें पता होंगी, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा और आराम से सॉल्व हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या समझ गए बच्चों, रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज के बारे में बात की गई है और कैसा कंसेप्ट है।